अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा, आप लोगों को पता है हम लोग लेंस को डिटेल में पढ़ रहे थे, तो लेंस के अंदर हम लोगों ने उसकी एप्लीकेशन स्टार्ट की थी। जैसा कि हम लोगों ने कैमरा, सिंपल कैमरा पढ़ा था। अब हम लोग जो लेंस के अंदर उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन पढ़ने लगे हैं, जो कि है सिंपल माइक्रोस्कोप। इसको आगे डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का फ्राइडे को जिस तरीके से आप लोगों का टेस्ट होता था रेगुलर, उसी तरीके से टेस्ट हुआ करेंगे। गूगल क्लासरूम के ऊपर वो टेस्ट अपलोड हुआ करेगा और वो जो सिलेबस होगा वो होगा इस चैप्टर का जो मिरर वाला पोर्शन है, लेंसेज से पहले तक, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले बात आती है कि सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है। ये एक जस्ट मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। आप लोगों ने देखा होगा सिंपल जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग पहले भी यूज़ करते थे, अब भी यूज़ करते हैं लेबॉर्ट्रीज के अंदर। तो वो करता क्या है, वो जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है अगर हम उसको यूज़ करें तो वो मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वो आपके ऑब्जेक्ट को इनलार्ज करके दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है और आपने उसको बड़ा क्लियरली इनलार्ज करके देखना है, तो आप लोग मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज़ करके उसको बड़ा क्लियरली इनलार्ज करके देख सकते हो। तो याद करो, हम लोगों ने 5 केसेस पढ़े थे। ये सारी जो बेसिक्स हैं ना, ये सारे जो कंसेप्ट हैं उन 5 केसेस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। याद करो, हम लोगों ने 5 केसेस पढ़े थे और उनमें से पहला केस हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम बियॉन्ड 2f रखते हैं, अगर हम लोग बियॉन्ड 2f रखते हैं तो हमारे पास कौन सी इमेज बनती है, स्मॉलर इन साइज बनती है। कैसी बनती है, स्मॉलर इन साइज बनती है। और अगर हम एट 2f रखते हैं तो इक्वल इन साइज होती है, कि जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है उतनी ही इमेज बनती है। और अगर हम बिटवीन f एंड 2f रखते हैं तो वो थोड़ी सी आप कह लो बड़ी इमेज बनती है, इस पे इमेज नहीं बनती। और बिटवीन f एंड लेंस में बहुत इनलार्ज इमेज बनती है और इरेक्ट भी बनती है, यानी कि बिल्कुल सीधी बनती है, ठीक है। तो अब आप खुद देखो, हमने पढ़ा था कि कैमरा के अंदर, जब हम कैमरा के अंदर पिक्चर कैप्चर कर रहे होते हैं तो हमें कैमरा के अंदर एक छोटी साइज की इमेज चाहिए होती है। तो कैमरा के अंदर याद करो हम लोगों ने ये वाला केस पढ़ा था कि कैमरा के अंदर हम लोग लेंस को बियॉन्ड 2f एडजस्ट करते हैं और ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। अब अगर हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास की बात करें तो हमें बड़ा क्लियर है, ठीक है। हमें बहुत एक ये चीज क्लियर है कि हम लोगों को मैग्नीफाइंग ग्लास से हमने एक ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखना है, इनलार्ज करके देखना है। तो आप खुद बताओ इन 5 केसेस में से कौन से केसेस यूज हो सकते हैं। या तो ये वाला केस यूज हो सकता है क्योंकि इसमें एक लार्ज इमेज बनती है, या ये वाला केस यूज हो सकता है कि इसमें लार्ज इमेज बनती है। तो अब इन दोनों में से सिलेक्ट करना हमारा काम है। इन दोनों में से कौन सा हम ये वाला केस यूज करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास में। क्यों? क्योंकि इस केस में इमेज भी सीधी बनती है। जिस तरीके से ऊपर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में इमेज की डायरेक्शन होती है। मैं आप लोगों को डिटेल में बना के भी दिखाता हूं, ठीक है। ये हमारे पास एक एक लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, जिसका ये सेंटर पॉइंट है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। और इस ऑप्टिकल सेंटर के बीच में से जो लाइन गुजर रही होती है, पास कर रही होती है, इसे हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोग इसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो ये एक एफ पॉइंट है और एक ये एफ पॉइंट है, ठीक है। अब बच्चों के जहन में अक्सर क्वेश्चन आता है कि सर ये दो साइड पे एफ पॉइंट्स क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड से कर्व है। अगर हम इस जगह पर ऑब्जेक्ट रखेंगे और इधर से लाइट पड़ेगी तो इमेज यहां पर करके बनेगी, और अगर हम इस जगह पर ऑब्जेक्ट रखेंगे और इधर से लाइट पड़ेगी तो इमेज यहां पर भी बनेगी। तो दोनों साइड्स पे इमेज बन सकती है, इस वजह से दोनों पॉइंट्स पे फोकस पॉइंट होते हैं, ठीक है। अब बात ये करते हैं, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा केस होता है कि ऑब्जेक्ट लेंस और एफ के दरमियान में पड़ा होता है। इसके ऊपर 3 रे रूल अप्लाई करते हैं। 3 रे रूल क्या था? पहली रे बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, पैरेलल जाती है, और लेंस से रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से बेटा गुजर जाती है? फोकस पॉइंट से गुजर जाती है। सेकंड रे कहां से जाती है? सेंटर पॉइंट से गुजरती है और वो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाती है। थर्ड रे इनमें से निकलती नहीं है। क्यों? क्योंकि थर्ड रे फोकस से गुजरनी होती है और हम लोगों ने फोकस से आगे ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, तो थर्ड रे इसमें से निकलेगी नहीं। अब ये दोनों रेज हम लोगों ने केस पढ़ा था, लास्ट केस है 5th वाला केस, कि ये दोनों रेज मिल ही नहीं रही। अब जब नहीं मिलती तो हम क्या करते हैं, हम इनको बैक साइड पर एक्सटेंड करते हैं और बैक साइड पर इन्हें मिलवाने की कोशिश करते हैं। और ये बैक साइड पर जब हम इन्हें एक्सटेंड करते हैं तो ये बैक साइड पर जाकर मिल जाती हैं और ये एक इतनी इनलार्ज इमेज, इतने बड़े साइज की इमेज बनती है, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। हमारी रिक्वायरमेंट यही है कि हमारा ऑब्जेक्ट इतना हो, छोटा हो, और हमारी इमेज इतनी बड़ी बने। तो आप देख सकते हो ये हमारी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और हमारी हाइट ऑफ इमेज एज कंपेयर टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी बड़ी बनी है।
और वर्चुअल बनी है, इरेक्ट बनी है। यानी कि अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लास से किसी एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट हमें नजर आ रहा है एक्चुअल आंखों से, वो मैग्नीफाइंग ग्लास से भी उसी डायरेक्शन में नजर आएगा, उसी तरह नजर आएगा, उल्टा नजर नहीं आएगा, इन्वर्टेड नजर नहीं आएगा। तो हम लोग ये वाला केस यहां पर पढ़ते हैं, ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर। तो मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर हम लोगों ने बड़ी अच्छी तरीके से याद रखना है कि जब भी हम लोगों ने इनलार्ज करके देखना होता है, तो आप देखो मैग्नीफाइंग ग्लास को कहीं पे भी रख लो, ठीक है ना, तो वो इनलार्ज करके नजर नहीं आता। हम उसको मैग्नीफाइंग ग्लास को किसी एक जगह पर एडजस्ट करते हैं। जब एडजस्ट करते हैं तो वो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर वो आपको ऑब्जेक्ट जो होता है इनलार्ज नजर आ रहा होता है। एक्चुअल वो ऑब्जेक्ट, वो पॉइंट कौन सा होता है, वहां पर हम ऑब्जेक्ट को एडजस्ट कर रहे होते हैं बिटवीन एफ एंड लेंस। तो हम ये कहते हैं कि हम इस केस के अंदर, मैग्नीफाइंग केस के अंदर, अगर मैग्नीफाइंग ग्लास के केस के अंदर या सिंपल माइक्रोस्कोप के केस के अंदर हम लोग जब ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड लेंस एडजस्ट करते हैं, तो तब उस केस के अंदर हम लोगों को एक इनलार्ज इमेज मिलती है, ठीक है। अब उसके बाद आप डायग्राम देख सकते हो कि डायग्राम में मैंने लिखा भी है कि मैग्नीफाइंग ग्लास एक सिंपल कन्वेक्स लेंस होता है जो कि स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई मतलब बड़ा करके दिखा सकता है, और इस केस में एक वर्चुअल इमेज बनती है जो कि लार्जर इन साइज होती है। अब ये आप लोगों को होप क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मैं आप लोगों को बताने लगा हूं मैग्नीफाइंग पावर, कि कोई ऑब्जेक्ट कोई मैग्नीफाइंग ग्लास या कोई सिंपल माइक्रोस्कोप किसी ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा करके दिखा सकता है, ठीक है। तो उसका हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे। सिंपल एक बात करते हैं, ये हमारी ह्यूमन आई है, ठीक है, ये हमारी ह्यूमन आई है। हमारी ह्यूमन आई के अंदर कौन सा लेंस होता है बेटा, कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। हम लोग ये एक लेंस से प्रिंसिपल एक्सिस गुजर रहे हैं, हम यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, हम यहां पर ऑब्जेक्ट रखते हैं, वो ऑब्जेक्ट इमेज बनाता है यहां पर करके, इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट है और यहां पर जाकर वो इमेज बना रहा होता है, ठीक है। तो ये एक लिहाज से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और हम इस एंगल को ले लेते हैं थीटा, कि अभी हम लोगों ने किसी कन्वेक्स लेंस को या किसी माइक्रोस्कोप को यूज नहीं किया, हम सिंपल अपनी ह्यूमन आई के साथ देख रहे हैं, हम सिंपल अपनी ह्यूमन आई के साथ देख रहे हैं, तो वो ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं एंगल सबटेंडेड बाय ह्यूमन आई विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, किसी इंस्ट्रूमेंट को या किसी लेंस को यूज किए बगैर जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है, ठीक है। अब इसी केस में अगर हम लोग इसको बड़ा करके देखने, ये हमारा ऑब्जेक्ट छोटा है, अगर हम इसको बड़ा करके देखना चाहते हैं तो हम अपनी आंखों के आगे क्या रख लेते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास रख लेते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप रख लेते हैं, तो वो लेंस आ जाता है उसका। जब उसका लेंस आ जाएगा तो ये इमेज कहां बनेगी, हम लोगों ने पढ़ा था कि ये इमेज कहीं बैक साइड पे जाके बन रही होगी, जैसे अभी हम लोगों ने केस पढ़ा था कि मैग्नीफाइड इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। तो इस केस में एंगल देखो क्या है, इस केस में एंगल थीटा डैश है, ये हाइट ऑफ इमेज है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट थी, ठीक है। तो ये इस केस में थीटा डैश आ जाता है। तो आप लोग बड़ा क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो कि जब हम लोग विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्स लेंस देखते हैं तो हमारा एंगल बड़ा बनता है, और जब हम लोग विद द हेल्प विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट देखते हैं तो हमारा एंगल छोटा बनता है। तो मैं लिख लेता हूं यहां पे एंगल सबटेंडेड बाय ह्यूमन आई विद कन्वेक्स लेंस या विद एनी इंस्ट्रूमेंट, वो क्या बनता है, थीटा डैश बनता है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे मैग्नीफाइंग पावर की। बेटा मैग्नीफाइंग पावर क्या चीज है, मैग्नीफाइंग पावर एक्चुअली यही चीज होती है कि आपका ऑब्जेक्ट, आपके ऑब्जेक्ट को किसी इंस्ट्रूमेंट ने कितना बड़ा करके दिखाया। वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, वो हम रेशो से निकाल सकते हैं कि हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था और उसको कंपैरेटिवली हमारी हाइट ऑफ इमेज कितनी बनी। तो हम लिख सकते हैं मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज कि हमारी इमेज कितनी बड़ी डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का साइज, कि कितना ऑब्जेक्ट का साइज था। जब हम दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि हमारी मैग्नीफाइंग पावर कितनी ज्यादा है। और अगर हम लोगों ने इसको एंगल की फॉर्म में देखना हो, एंगल की फॉर्म में देखना हो, तो हमारे पास क्या आता है कि जो इमेज बन रही है वो थीटा डैश से बन रही है कन्वेक्स लेंस के थ्रू, और जो ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं वो एंगल क्या बन रहा है,
थीटा बन रहा है। तो इसकी दो डेफिनेशंस बुक के अंदर लिखी हुई हैं। एक तो सिंपल मैग्नीफाइंग की डेफिनेशन होती है द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक होती है द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय आई विद इन कन्वेक्स लेंस टू द एंगल सबटेंडेड बाय ह्यूमन आई विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट। यानी कि इन दोनों एंगल्स की रेशियो ले लें तो तब भी हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर निकल सकती है। तो दो फॉर्मूलाज हैं मैग्नीफाइंग पावर निकालने की, एक तो एंगल्स के थ्रू और एक इमेज और ऑब्जेक्ट के साइज के थ्रू। तो इन दोनों तरीकों की मदद से आप लोग मैग्नीफाइंग पावर फाइंड आउट कर सकते हो। लास्ट चीज रह जाती है दैट इज रिजॉल्विंग पावर। बस